नमस्कार। आज के जान है तो जहान है के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डॉक्टर ए.के. गुप्ता आज मैं एक नए टॉपिक के बारे में आपसे बात करूंगा। दिल के दौरे में गोल्डन आवर की चमत्कार। दिल के दौरे में जैसा कि आप जानते हैं, लोग हार्ट अटैक का नाम सुनकर बहुत भयभीत हो जाते हैं कि ये मौत का वारंट है। तो इसके बारे में हम आपको पूरी विस्तृत जानकारी देंगे कि और हम आपको बताएंगे कि मेडिकल साइंस में क्या क्या नए अनुसंधान किए हैं जिसका सही समय पर इस्तेमाल से हम आक्रांत रोगियों की जान बचा सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि अगर आप पूरे विश्व के 5 मौत के कारणों पर एक निगाह डालें तो आप पाएंगे कि हार्ट की बीमारी मौत का नंबर 1 कारण है। कैंसर नंबर 2 पर है, एक्सीडेंट नंबर 3 पर है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी फेलियर नंबर 4 पे और लकवा स्ट्रोक नंबर 5 पे। और हार्ट अटैक से हार्ट की बीमारियों से जितनी मौत होती हैं उसमें लगभग 30% लोग हार्ट अटैक से नुकसान होते हैं या उनकी लाइफ जाती है। और मैं गोल्डन आवर की बारे में बताऊं, इसकी क्या भूमिका है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या चमत्कार है। उसके पहले मैं चाहूँगा कि हार्ट अटैक के जो सामान्य लक्षण हैं, हार्ट अटैक हो जाने के बाद हम कैसे पहचानें। किसी के परिवार में या किसी के आस पड़ोस में अगर किन्हीं को छाती में दर्द होता है तो और क्या क्या लक्षण होते हैं कि हम हार्ट अटैक को आसानी से पहचानें या शंका करें। अगर आपके किसी परिजन या आस पड़ोस के लोगों में हार्ट अटैक की या छाती में दर्द होता है तो आप जाएं। अगर छाती में दर्द हो, बहुत तीव्र दर्द, बहुत इतना पेनफुल कि शायद इस तरह का दर्द उसके जीवन में कभी नहीं हुआ हो, या कलेजे में भारीपन की फीलिंग या लगे कोई चीज स्क्वीज कर रहा है। और ये दर्द अगर लोकेशन के बारे में जाने कहाँ पर होगा तो ये आमतौर से छाती के बीचों बीच होता है। कभी कभी किसी लोगों को बाईं तरफ या दाहिनी तरफ भी हो सकता है। और ये दर्द कलेजे में शुरू होने के बाद पीठ और जबड़ों तक भी जा सकती है। दूसरी खास बात इसमें होती है, दर्द के कुछ ही मिनटों के बाद मरीज को अत्यधिक पसीना आता है और अत्यधिक कमजोरी होती है और बेचैनी भी होती है। बार बार वो दाहिनी करवट, बाईं करवट, आगे पीछे पोजीशन चेंज करता है कि आराम मिले, मगर उसे आराम नहीं मिलता है और कभी कभी मरीज बेहोश भी हो सकता है। अब मैं आपको एक और जानकारी दूं। अभी मैंने बताया कि हार्ट अटैक ज़्यादातर लोगों में अचानक शुरू होता है। अचानक का मतलब विदाउट एनी वार्निंग साइन, लेकिन कुछ लोगों में ये वार्निंग देने के बाद भी आता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति एंजाइना के पेशेंट पहले से हैं, जो दवा लेने से एंजाइना की तकलीफ, छाती में दर्द की तकलीफ नियंत्रण में होती थी, मगर वो कुछ हफ्तों से या कुछ दिनों से ये महसूस कर रहे हैं कि छाती का दर्द अब दवा खाने से आराम नहीं होता है। अब कुछ ही स्टेप्स चलने पर उन्हें छाती में भारीपन आता है, या कमजोरी बढ़ती जा रही है, या तबीयत बिगड़ती जा रही है। इसका मतलब है कि ये हार्ट अटैक का वार्निंग साइन है और उनको चौकन्ना होना चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए। और छाती की दर्द फ्रीक्वेंट हो जाती है, मोर इंटेंस होती है और ज़्यादा देर तक टिकती है। ऐसी स्थिति को हम लोग अनस्टेबल एंजाइना भी कहते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को हार्ट अटैक की शुरुआत छाती में दर्द से होती है या पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द से होती है, मगर कुछ लोगों में ये साइलेंट हार्ट अटैक भी होता है। इसका मतलब होता है हार्ट अटैक तो होता है मगर उसको छाती में दर्द की शिकायत बिल्कुल नहीं होती है। उसके बदले में सांस की तकलीफ होती है। अचानक 2 बजे रात में, 4 बजे सुबह में, कभी भी खास तौर से रात के टाइम में या अर्ली मॉर्निंग के टाइम में पेशेंट उठता है
और सांस की तकलीफों में बतलाता है। यहाँ पर मैं आपको जिक्र करना जरूरी समझता हूँ कि इस तरह के लक्षण ऐसे लोगों में आप मिले जिन्हें पहले से बीपी की शिकायत या डायबिटीज की शिकायत या कोलेस्ट्रॉल की शिकायत, और जो मोटे हों, जिनकी सेडेंटरी स्टाइल हो और स्मोकिंग करते हों, ऐसे व्यक्ति में अगर ये लक्षण आपको देखने के मिले जिनकी शुरुआत अचानक होती है, तो हम लोगों को हार्ट अटैक की शंका व्यक्त करनी चाहिए। मैंने बताया कि सांस फूलने के साथ साथ अत्यधिक पसीना भी आता है, और कभी कभी कुछ लोगों को विचित्र बात यह है कि गैस की तरह लगता है, अपच की तरह कि पेट भारी है, कलेजे में जलन है, मतली होती है, पेट में दर्द होता है। तो यहाँ पर हम लोग गैस की शिकायत ही कारण हो सकता है, इससे भूल अपना कर बैठते हैं। कुछ लोग एंटासिड, एंजाइम और ऐसी लोग समझते हैं खा लेंगे कि आराम हो जाएगा, मगर गैस की इस तरह की शिकायत इस तरह अचानक और इतना तीव्र बहुत कम ही देखा जाता है। पसीना आना, कमजोरी आना इसमें भी होता है, अचानक सर में चक्कर भी आ सकता है और छाती में खोखलापन भी हो सकता है। मैं यहाँ पर एक बात आपसे और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एक अंग्रेजी में कहावत है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर छाती में दर्द हार्ट अटैक नहीं होता है। मेरे कहने को आप गलत मतलब नहीं लगाएंगे। छाती में दर्द बीसों अपने कारण से हो सकता है। आप महसूस करेंगे कि हमारे छाती के अंदर, हमारे चेस्ट के अंदर सिर्फ एक हार्ट ही नहीं है, हार्ट के अलावा लंग भी है, लंग की झिल्लियाँ हैं, वेसल्स हैं, इसोफेगस है, सांस की नली है, खाने की नली है, स्किन है, मांसपेशियाँ हैं, हड्डी हैं। उनमें किसी अंग में अगर कोई होगी गड़बड़ी तो छाती में दर्द हो सकता है। ये डॉक्टरों का काम है, फिजिशियन का काम है ये पता करना कि ये कार्डियक पेन है या नॉन कार्डियक पेन है। उसके लिए हम लोग डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, ये देखते हैं कि इनको पहले से कोई कार्डियक रिस्क फैक्टर है कि नहीं, बीपी वगैरह, और उनकी ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और कुछ खून की जांच करने से ये डायग्नोसिस हो जाता है। अस्पताल में पहुंचने के बाद या हम लोग के आने के बाद कि ये पेन कार्डियक है कि नॉन कार्डियक है। उसका फैसला आप खुद नहीं करें कि कार्डियक है कि नॉन, आप ये मान के नहीं चलें कि ये नॉन कार्डियक पेन है, गैस के कारण है। इसका फैसला अपने डॉक्टरों पर छोड़ें। अब अगला है कदम कि जब आपने अपने घर में या आस पड़ोस में किसी व्यक्ति में आपने शंका की या महसूस किया कि इन्हें हार्ट अटैक हो सकता है, तो क्या करें। ये सबसे जरूरी चीज है। इसको मैंने नाम दिया है रैपिड एक्शन प्लान। आपकी एक्शन इतनी तीव्र होनी चाहिए, इतना इंटेंस होना चाहिए जितना आग लगने के बाद होता है। आग लगने के बाद हम लोग जल्द से जल्द आस पड़ोस के सभी लोग दौड़ पड़ते हैं और जहां भी होता है पानी डालते हैं और जल्द से जल्द फायर ब्रिगेड को खबर करते हैं कि इस मकान में आग लगी है, आप आइए और बुताएं। आप महसूस करेंगे कि आपके 2-4 बाल्टी पानी डालने से आग उतनी आसानी से नहीं कंट्रोल होगा जितना कि फायर ब्रिगेड जाने के बाद। उसी तरह आज के दिन मैं आपसे बात करूंगा गोल्डन आवर में कि हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट में फायर ब्रिगेड जैसे आविष्कार के प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की क्या भूमिका है। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि आप किसी गांव में हैं, आप पेशेंट के बिल्कुल पास हैं, तो आप क्या करें। पहली आपका अपना कर्तव्य है ये जानना कि मरीज होश में है कि मरीज बेहोश में है। वो बहुत आसानी से आप अपना कर सकते हैं। 1-2 बार उनको थपथपाएं, उनके नाम से पुकारें और उनके नाक के पास जाके देखें कि सांस उनकी महसूस हो रही कि नहीं। आपकी उंगलियों को, उनकी नाड़ियों को देखें। अगर आपको लगता है कि ये आदमी मूर्छित है या उनमें जान नहीं है तो CPR करें, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियक मसाज के नाम से जाना जाता है। इसकी पूरी डिटेल वीडियो मैंने इस वीडियो के अंत में एक लिंक दिया है। आप वीडियो प्रेजेंटेशन के बाद लिंक से देखें कैसे कार्डियक मसाज किया जाए, सीखें। ये बहुत काम की चीज है और जब पेशेंट मूर्छित हो, बेहोश हो तो उसमें इसको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे जान वापस आ सकती है। ये हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। दूसरी श्रेणी पेशेंट की है जो होश में है और उन्हें तकलीफ है। तो पहला कदम है कि एस्प्रिन टैबलेट
325 मिलीग्राम की डिस्प्रिन करके मार्केट में आती है। एक टैबलेट को आप पेशेंट के मुंह में डाल दें कि लेमन जूस की तरह इसे खा लो, या 1 कप पानी में डालकर उसको पानी पिला दें। एस्प्रिन इसलिए नहीं हम लोग देते हैं कि उसको इससे अपना दर्द कम होगा। एस्प्रिन देने का मतलब है कि हार्ट अटैक होने के बाद अगर एस्प्रिन दिया जाए तो लगभग 20% रोगियों में मॉर्टेलिटी रेट, डेथ रेट कम होती है और दोबारा हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत घट जाती है। तीसरा कदम है आस्क फॉर हेल्प। आप आसपास के लोगों को, परिवार के लोगों को बुलाएं हेल्प के लिए और उनसे रिक्वेस्ट करें कि एक एम्बुलेंस का इंतजाम करें। गाड़ी की एम्बुलेंस मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लाइफ सपोर्ट के साथ मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई टैक्सी गाड़ी का इंतजाम जल्द से जल्द करें और कोशिश करें कि जल्द से जल्द पेशेंट को गाड़ी में लाद करके निकटतम अस्पताल में मरीज को पहुंचाएं। अगर संभव हो तो ऐसे अस्पताल में जाएं जो विकसित अस्पताल है। विकसित अस्पताल का मतलब है मेरा जहां पर कार्डियक कैथ लैब हो, जहां पर की एंजियोप्लास्टी होती है, जहां आईसीयू हो, जहां हार्ट अटैक का इलाज होता हो। अगर आप जानना चाहेंगे तो आपके इंटरनेट पर इस तरह की सारी सुविधाएं हैं, सारे अस्पतालों का नाम है। अगर हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार में ढेर सारे शहरों में प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कैथ लैब की सुविधा है। पटना में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, बेगूसराय में, पूर्णिया में, भागलपुर में, सासाराम में, इतने छोटे छोटे शहरों में कार्डियक कैथ वाले हॉस्पिटल की हैं, उसमें सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाएं और कोशिश करें कि ऐसे हॉस्पिटल में ना जाएं जहां पर आईसीयू या कैथ लैब ना हो। वहां जाने से बहुत लाभ नहीं होगा, या आप उनकी हेल्प लें, वो लोग बताएंगे कि ऐसे अस्पताल कहाँ पर है। और अब हॉस्पिटल जब आप हॉस्पिटल, अगला सवाल कितने देर में पहुंचना है, तो उसका जवाब है जल्द से जल्द। अगर 10 मिनट लगे तो और अच्छी बात है, आधे घंटे, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने में बहुत ज़्यादा देर नहीं करें। मैक्सिमम 2 से 3 घंटे के अंदर आप अस्पताल निश्चित तौर से पहुंच जाएं, तभी आपकी रोगी की जान बचेगी। और नए नए जो इंस्ट्रूमेंट आए हैं, और जैसे डिफिब्रिलेटर, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, एंजियोप्लास्टी का आपके मरीज पर इस्तेमाल होगा और मरीज को जान बच सकती है। घर पर जब तक आप हैं ज़्यादा समय का नुकसान नहीं करें। अगर आपके आसपास में डॉक्टर हैं जो 10 मिनट के अंदर उपलब्ध हो सकते हैं तो उनकी सहायता आप ले सकते हैं। ईसीजी करवाएं। अगर पेशेंट को दर्द होता है तो अपने दर्द की दवा देंगे, लेकिन उसके बाद भी आप एम्बुलेंस टैक्सी से एक अच्छे हॉस्पिटल, इक्विप्ड हॉस्पिटल में जहाँ पर कैथ लैब की यहाँ पर सुविधा है वहाँ पर ट्रांसफ़र करें। अब आप जानना चाहेंगे कि हॉस्पिटल पहुँचने के बाद रोगी का क्या उपाय किया जाएगा। तो हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद आपको जल्द से जल्द पहला कदम ईसीजी होता है, पेशेंट की क्लिनिकल जांच होती है, बीपी देखी जाती है कि बीपी कंट्रोल है, कि पेशेंट शॉक में है। आवश्यकता पड़ी तो खून की जांच के बाद आईसीयू में रखी जाती है, और आईसीयू में देखने के बाद ये देखा जाता है कि मरीज को डिफिब्रिलेटर की आवश्यकता है कि नहीं। डिफिब्रिलेटर क्या है मैं आपको कुछ ही क्षणों में बताऊंगा। और ऐसे हॉस्पिटल में ले जाने का हमारा मकसद है टू गिव रीपरफ्यूजन थेरेपी। इसका मतलब होता है कि जो हार्ट की धमनियां ब्लॉक्ड हो गई हैं, जिसमें रुकावट आ गई है, उनको खोलना, और जो हमारी हार्ट की मांसपेशियां मूर्छित हो गई हैं उसमें पुनः खून का संचार करना, ताकि वो अपना काम फिर से शुरू करें। रीपरफ्यूजन की 2 टेक्निक अस्पतालों में उपलब्ध है, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी एंड थ्रोम्बोलिसिस। और उसके बाद आप रास्ते में जब एम्बुलेंस में जा रहे हैं तो फ़ोन करके उस हॉस्पिटल को खबर करते रहें कि इस नाम का पेशेंट को लेकर के मैं इतनी देर में पहुंच रहा हूं, ताकि हॉस्पिटल अथॉरिटीज अपनी इमरजेंसी टीम को एक्टिवेट करें और आपके पेशेंट को पहुंचने पर जल्द से जल्द उपचार दे सकें। तो मैंने आपको बताया, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ गोल्डन आवर और उसके अचीवमेंट के बारे में, उसके चमत्कार के बारे में। मैं इतनी बार बार आपको याद दिला रहा था कि अविलंब अस्पताल पहुंचे। इतनी स्पीड में अस्पताल पहुंचने से क्या फायदे होंगे और कैसे आपके मरीज की जान बचेगी। तो तीन टाइप के नए अनुसंधान हुए हैं विगत 30 वर्षों में, जिसने हार्ट अटैक के
रोगियों की तस्वीर और तकदीर को आपने बदल के रख दिया। अगर ये गोल्डन आवर के बीच, मतलब हार्ट अटैक होने से लेके 2-3 घंटे के अंदर अगर मरीज हमारा अस्पताल पहुंच जाता है जहां पर इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, और ये उसको डिफिब्रिलेटर रीपरफ्यूजन थेरेपी का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो आप समझिए कि पेशेंट के लिए चमत्कार हो गया है। मैं एक डाटा आपके साथ शेयर करूंगा कि जब जिस जमाने में डिफिब्रिलेटर या आईसीयू की सुविधा नहीं थी, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी नहीं था और प्राइमरी एंजियोप्लास्टी नहीं था, तो लगभग 30% रोगी 24 घंटे के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती थी, और 30-40% रोगी हार्ट अटैक होने के बाद नहीं अपना बचाए जाते थे। जब से लगभग 80 के दशक में डिफिब्रिलेटर की शुरुआत हुई, आईसीयू की शुरुआत आई, तो मृत्यु दर 30% से घट के 15% हो गया। और 1990 के आसपास जब थ्रोम्बोलिटिक इंजेक्शन का इस्तेमाल हार्ट अटैक होने के बाद हुआ शुरू, हार्ट अटैक होने से लेकर के 6 घंटे के अंदर में, तो मृत्यु दर 15% से घट के 10% हो गया। और आज के दौर में लगभग 2000 के आसपास, 1995 के आसपास प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की शुरुआत हुई। उसके शुरुआत होने के बाद से मृत्यु दर घट के 5% हो गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोल्डन आवर के क्या चमत्कार हैं। अगर हार्ट अटैक होने के 2-3 घंटे के अंदर हम लोग मरीजों को अस्पताल पहुंचा देते हैं, मैं तो कहूँगा कि 1 घंटे के अंदर पहुंचाएं तो और भी अच्छा है। जितना जल्द पहुंचेंगे उतना फायदा होगा। आग वाली कहानी है, आग लगने के बाद जितना जल्द पानी डाल लें उतना ही जल्द आपका मकान बचेगा, जितना ही विलम्ब होगा मकान जल के राख हो जाएगा। तो काफ़ी हद तक हार्ट अटैक के रोगियों की जान की रक्षा हो सकती है। डिफिब्रिलेटर की मैं बात कर रहा था, इसकी क्या उपयोगिता है। तो डिफिब्रिलेटर ऐसे रोगियों की जिनकी हार्ट की गतिविधियां, हार्ट रेट अनियंत्रित हो गई हैं, बहुत फास्ट हो गई हैं, जिन्हें टेक्निकल भाषा में हम लोग वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया कहते हैं। ऐसे लोगों को अगर डिफिब्रिलेटर का शॉक वक्त पर पड़ जाए तो उनमें नई जान आ जाती है, उनकी हार्ट की रेट नियंत्रित हो जाती हैं। और उसके बाद अगर थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी अगर उनको आधे घंटे 1 घंटे के अंदर अपना पड़ जाए तो नई जिंदगी मिल जाएगी। लेकिन आप जानना चाहेंगे कि थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी और पीसीआई में बेहतरीन कौन है, तो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी सर्वश्रेष्ठ है। इससे पेशेंट अगर शॉक में भी है तो भी इसमें होता है, और इसको लोगों ने अब 24 घंटे तक भी इस्तेमाल करके देखा है हार्ट अटैक होने के बाद, तो काफ़ी बड़ी संख्या में रोगियों की जान बची। लेकिन अगर शुरू के 1-2 घंटों में अगर एंजियोप्लास्टी हो जाए तो उसमें ज़्यादा रोगियों की जान बचती। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हार्ट अटैक की शंका होने पर क्या ना करें। मेरा आपसे निवेदन है कि मरीज को अकेला ना छोड़ें, उसके साथ 1-2 आदमी रहे, कब क्या कॉम्प्लिकेशन होता है। इसे गैस की मामूली समस्या नहीं समझें। सॉर्बिट्रेट या अन्य कोई हार्ट की दवाई बिना डॉक्टरी सलाह के ना लें। अगर कोई डॉक्टर ने अटेंड किया है, वो देखने के बाद आपको कहते हैं तो अवश्य लें, और मरीज को अस्पताल पहुंचाने में विलम्ब ना करें। 2 घंटे के अंदर मरीज को पहुंचाएं, जिसे मैंने गोल्डन आवर की संज्ञा दी। बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में मैंने बताया कि CPR, इसका लिंक आपको अभी इसमें दिया जा रहा है। आप इस वीडियो के अंत में लिंक को क्लिक कर जरूर देखें कैसे कार्डियक मसाज करते हैं, कितना मददगार है, और इसे जब आवश्यकता पड़े तो इसका इस्तेमाल किया करें। सारांश में मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि हार्ट अटैक को मामूली गैस की समस्या समझने की भूल ना करें। स्थानीय किसी चिकित्सक को बुलाकर दिखलाने में ज़्यादा समय नहीं लगाएं। जल्द से जल्द उसके बजाय मरीज को एम्बुलेंस या गाड़ी में लेकर के किसी विकसित अस्पताल में लेके जाएं। अगर पेशेंट मूर्छित हो या बेहोश हो या जान नहीं लग रहा हो तो
CPR अवश्य करें और अस्पताल के इमरजेंसी टीम को एक्टिवेट करें ताकि समय पर पेशेंट का एंजियोप्लास्टी, थ्रोम्बोलिसिस या डिफिब्रिलेटर का इस्तेमाल हो सके। आपको मैं फिर याद दिला दूं कि इस नए अनुसंधान के इस्तेमाल से मृत्यु दर 30% से घट के 5% हो गई है। और मैं आपको चाहूँगा कि इस बात को हमेशा आप याद रखें, हमेशा याद रखें कि त्वरित कार्रवाई जिंदगी देती है और विलंब जिंदगी लेती। और यहाँ पर मैं मिर्जा गालिब की कुछ पंक्तियों को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। गालिब साहब ने कहा था कि माना के तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो हार्ट अटैक की इलाज के वक्त ये बातें अधूरी है और मैं अनुरोध करूंगा कि हार्ट अटैक से बचने के जितने तौर तरीके हमने पिछले 2 एपिसोड में बताए हैं, कृपया उसको ना भूलें और खुद और औरों को भी मोटिवेट करें, धूम्रपान न करें। अगर उन्हें बीपी, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है तो कंट्रोल में रखें, रेगुलर वॉक किया करें, स्ट्रेस के लोड को घटाएं, योग सीखें और खाने पीने में परहेज करें, फैटी चीज़, फ्राइड चीज़ नहीं खाएं और हरी सब्जी, सलाद अवश्य लें ताकि आपका जीवन स्वस्थ रहे और हार्ट अटैक से बच पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, इस अनुरोध के साथ कि अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो कृपया इसे अवश्य सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।